हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्वप्रेरण क्या होता है, ठीक है नी, यानी कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। और इसी के साथ हम देखेंगे स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका सूत्र वगैरह भी देखेंगे, मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, हम सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, विद डायग्राम के यहाँ पर हम इसको समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं। इस जो चैप्टर चल रहा है आपका, ये 6वां चैप्टर है। इस 6वें चैप्टर में जो आपका जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में ये दो टॉपिक जो है ना, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें क्या होता है, अक्सर बच्चे क्या जाते हैं कि वो उनका एक डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, एक तरह से फंस जाते हैं इस टॉपिक में आकर के। क्यों? उन्हें समझ में नहीं आता है कि स्वप्रेरण है क्या चीज, अन्योन्य प्रेरण क्या चीज है। ठीक है, बस थोड़ा सा रट लेते हैं और बस काम हो जाता है उनका। ठीक है, परंतु आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। ठीक है नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्वप्रेरण होता क्या है और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और इसका मात्रक और सूत्र क्या होता है। ठीक है, विमा भी देखेंगे, इसकी बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा बस उसी प्रकार से आपको उसको फॉलो करते आना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसको हम सीखेंगे। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस वीडियो को एंड तक बने रहिए। और आपसे कहना और है, जैसे मान लीजिए आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो सके। देखिए, आपको चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये मैंने डेरिवेशन सॉरी ये टॉपिक जो है वो करवा दिया है। ठीक है, डेरिवेशन नहीं है, ये टॉपिक जो है मैंने करवा दी है। इन टॉपिकों को समझना बहुत आवश्यक है। जो फैराडे के जो नियम है वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये टॉपिक, उससे पहले आपको वो टॉपिक आने चाहिए। ठीक है नहीं? अगर ये टॉपिक आपको नहीं आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है, ठीक है नहीं, नियम क्या क्या होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। यदि आपको ये नहीं आएगा तो शायद थोड़ा सा ये लग सकता है आपको कि ये टॉपिक कठिन है, परंतु ये टॉपिक कठिन नहीं है। स्वप्रेरण बहुत ही शानदार तरीका से आपको समझ में आएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। केवल करना क्या है, वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं स्वप्रेरण की, यानी सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। इसे इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है, यानी स्वप्रेरण। ठीक है, देखिए स्वप्रेरण आप शब्द से समझिए, स्वप्रेरण है क्या चीज। स्वयं होता है, प्रेरण मांग होता है प्रेरित हो जाना। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मान लो अगर कोई भी व्यक्ति जो है गलत आचरण करता है या कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है तो उसे क्या करते हैं, जैसे किसी संत महात्मा के पास ले जाते हैं या किसी के प्रवचन सुनवाते हैं या कथा सुनवाते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर बदलाव आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है नहीं? तो जिससे व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, या मान लीजिए जैसे मान लीजिए अध्यापक से भी क्या हो जाते हैं, बच्चे प्रेरित हो जाते हैं। अध्यापक से क्या हो जाते हैं, बच्चे प्रेरित हो जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे एक महान टीचर है, इनका नाम है खान सर, आपने सुना होगा। उनसे क्या है, बच्चे ज्यादा प्रेरित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पढ़ाने का जो तजुर्बा है और पढ़ाने का जो स्टाइल है वो सबसे अलग है। ठीक है नहीं? बच्चे को टॉपिक जो समझाते हैं वो ऐसे समझा देते हैं एक मक्खन की तरह, यानी कि जैसे मक्खन होता है ना, बिल्कुल बहुत मक्खन हो जाता है एक तरह से, वो टॉपिक ही क्लियर करवा देते हैं। कहीं पर दिक्कत नहीं, कहानी के रूप में उसको समझा दिया जाता है, थोड़ा सा मजाक हंसी मजाक में उसको समझा दिया जाता है वही टॉपिक। ठीक है नहीं? तो ऐसे ही वो बच्चे क्या है, उनसे प्रेरित हैं। बहुत बच्चे, लाखों की संख्या में उन पर बच्चे पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में। ठीक है नहीं? एप्लीकेशन पर, ऑफलाइन, ठीक है नहीं, इस प्रकार से पढ़ते हैं। इंडिया के हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं उनका बहुत बड़ा चैनल है कि नहीं? तो उनसे भी क्या है, देखिए बच्चे प्रेरित नहीं उनसे, उनसे जो बुजुर्ग हैं वो भी प्रेरित हैं, है नहीं? जो बच्चे हैं, बच्चे तो हैं ही हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं वो भी प्रेरित हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी प्रेरित हैं।
ठीक है नहीं। बुजुर्ग लोग भी प्रेरित है क्योंकि उनकी वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और सही पढ़ाते भी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही कुछ जैसे मान लीजिए, तो ऐसे टीचरों से, ऐसे महान टीचरों से या महान पुरुषों से जो लोग जो होते हैं प्रेरित हो जाते हैं उनकी वाणी से, तो वो अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं। उनके अंदर भी एक जुनून पैदा हो जाता है कि हमें क्या करना है, कि कुछ करना है जिंदगी में, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही इस टॉपिक का हाल है। इस टॉपिक में भी स्व प्रेरित की बात कर रहा है, तो ये स्व प्रेरित का मतलब होता है स्वतः ही प्रेरित हो जाना। परंतु इसमें क्या है, स्वतः प्रेरित हो जाना। जब कोई स्वतः ही प्रेरित हो जाए, और एक होता है जो कुछ दूसरे से प्रेरित हो जाए, जिसे हम कहेंगे अन्योन्य प्रेरण। समझ में आएगा नहीं। तो प्रेरण का मतलब होता है किसी से प्रेरित हो जाना, परंतु ये किससे प्रेरित हो रहा है, स्वतः से प्रेरित हो रहा है। जो व्यक्ति, जैसे भगवान गौतम बुद्ध थे, वो स्वतः ही क्या थे, प्रेरित हो गए थे। यानी कि कहने का मतलब उन्हें स्वतः ही ज्ञान हुआ था, ठीक है नहीं। तो वो स्वतः क्या हुए थे, प्रेरित हो गए। यानी कह सकते हैं उनके अंदर स्वतः ही ज्ञान का भंडार आ गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इस टॉपिक को भी हम समझेंगे कि स्व प्रेरित का मतलब होता है कि स्वतः ही प्रेरित हो जाना। अब किसके प्रति प्रेरित हो जाना, देखिए स्व प्रेरण, ठीक है। अब समझिए, आपने देखा होगा, आपने अपने दैनिक जीवन में अगर देखा होगा कि जो आपके घर में जो एलईडी टीवी लगी होगी उसके नीचे एक लाइट जलती है, उसके नीचे क्या जाती है, रेड लाइट जलती है, फिर वो रेड कैसे हो जाती है, ग्रीन हो जाती है जब टीवी आपकी चालू हो जाती है। तो जब ऑफ होती है तब रेड जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उसको प्लग स्विच को ऑफ करते हैं, टीवी को बंद करते हैं, यानी उसे ऑफ करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ देर तक वो लाइट जलती रहती है। रीजन क्या है, वो क्यों जल रही है, हमने तो पहले से ही स्विच दबा दिया था, फिर भी जल रही है वो, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये आपको समझ में आया। दूसरा, आपने देखा होगा कि पहले एक चार्ज आता था, 50 रुपए का आता था शायद, जो छोटे छोटे मोबाइल होते हैं, कीपैड मोबाइल, उनको चार्ज करने के लिए, तो उनमें एक रेड बत्ती जलती थी। वो रेड बत्ती आप देखा होगा, जैसे उसे निकाल लेते हैं फिर भी रेड बत्ती जलती रहती है उसके अंदर, है ना। तो ये क्यों होता है, ये सब काम किसका है, स्व प्रेरणा का काम है। इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी खुद के अंदर एक और धारा उत्पन्न कर दी उसने, खुद के अंदर क्या कर दी, एक खुद के अंदर भी एक धारा उत्पन्न कर दी, तो उसे कहते हैं स्व प्रेरण। क्लियर। तो ऐसे ही इसमें है, समझिए। तो इसमें होता है कि ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है, आपको लगता है वैसा होगा, जैसे हम यहाँ पर स्विच दबाते हैं, घर में लाइट आ जाती है, बिजली यानी कि जो लाइट है, पंखा चलने लगता है या बल्ब जल जाता है, ठीक है नहीं, आपने देखा होगा। तो जैसे स्विच दबाते हो तुरंत ऐसा ही वहां पर क्या होता है, रिएक्शन देखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें लगता है कि इतनी जल्दी से हुआ है, परंतु इसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 एम्पियर की धारा आ रही है, और 5 एम्पियर की जब धारा आपके घर में आएगी तो उसे टाइम लगेगा। पहले अब आपको पता होना चाहिए कि पहले वो जीरो होगी, है ना, धारा पर जीरो थी, जीरो से फिर काउंटिंग बढ़ेगी ना, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगी ना। तो धीरे धीरे धारा बढ़ती है। अब इतनी धीरे भी नहीं होता है ये प्रोसेस जो अब मतलब आपको भी दिखाई दे जाए, ठीक है नहीं। ये क्या होता है, होता तो इसमें प्रोसेस क्या है, काउंटिंग से, जैसे 0 1 2 3 4 5 तक के बाद जाती है 5 हो जाती है, फिर एक कैसे हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, यानी कि उतनी ही धारा बहेगी उसके अंदर, रहेगा नहीं। तो ऐसे ही धारा होता है, एकदम धारा नहीं है कि ऐसे मतलब आई डायरेक्ट 5 पे जाकर के मारेगी, नहीं। और ऐसा भी नहीं है जीरो डायरेक्ट जीरो पे गिरेगी, नहीं, धीरे धीरे डाउन होगी, धीरे धीरे उठेगी, रहेगा नहीं। आपने देखा होगा जब किसी भी काउंटिंग करते हैं तो उसमें धीरे धीरे गिनती बढ़ती है ना, ऐसे बिजली का हिसाब होता है, लाइट का, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का। हम जैसे स्विच दबाते हैं तो वो एकदम प्रोसेस इतनी जल्दी से होता है, एक मतलब 0 1 2 3 4 5, तो हमको दिखाई देता है कि यानी कि वो बल्ब जल गया, ठीक है नहीं। हाँ, तो इस प्रोसेस को समझना होगा। तो इसी के कारण क्या होता है, हमारा स्व प्रेरण जो होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, समझिए। जैसे मैं यहाँ पर एक कुंडली को लेता हूँ, उससे आपको शायद समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार से ये कुंडली है, ठीक है, इस प्रकार से ये कुंडली है आपकी। क्लियर। इस कुंडली को हमने क्या किया, इस कुंडली को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर। स्विच लगा दिया यहाँ पर, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये कुंडली है आपकी इस प्रकार से। क्लियर। अब जब आपने इसे कुंडली से जोड़ा है, अब मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा। ये कुंजी के है, ये इसका प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, और धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रकार से धारा जाएगी इसके अंदर। ये मूल धारा है आपकी, कौन सी धारा है, मूल धारा। इसे हम कहेंगे मूल धारा,
क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, परंतु आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, बस समझिए केवल। ये है आपका मूल धारा। जो धारा आपकी उत्पन्न हो रही है बैटरी से, उसे कहते हैं मूल धारा। ये मूल धारा यहाँ से जाएगी इस प्रकार से, और इस प्रकार से तो आएगी यहाँ से निकल के, ठीक है, इसी प्रकार से आएगी। ऐसा होता ही है, जब इसमें धारा जाएगी तो भाई यहीं से तो आएगी, इसी प्रकार से आएगी। अब देखिए ये धारा यहां तक आई, इस कुंडली के अंदर प्रवाहित हुई, हम समझ रहे हैं स्वपीड़ की घटना को। तो ये एकदम प्रोसेस नहीं हुआ है। ये प्रोसेस कैसे हुआ है समझिए। हमारे यहाँ पहले 0 थी धारा, मान लेते हैं हम 5 एम्पीयर धारा आ रही है हमारे घर पर, जो आधार कितनी आ रही है 5 एम्पीयर की। तो देखिए पहले क्या हुआ होगा, पहले 0 होगी धारा, फिर 1 हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, फिर 3 हुई होगी, फिर 4 हुई होगी, तब जाके 5 हुई होगी। यानी कि इस प्रकार से इसकी काउंटिंग बड़ी होगी, है ना। 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे बड़ी होगी। अच्छा चल छोड़िए, हमने एक बात समझी है क्या, ऑस्टेड ने बताया था कि जब हम किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया इसमें धारा जा रही है, इसमें भी क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, होगा ना होगा, होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब 0 धारा होगी क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा? जब धारा ही नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से आएगा? जब धारा होगी तब चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर मान ली 1 एम्पीयर की धारा होगी तो इसमें 1 एम्पीयर का ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, होगा ना होगा, होगा। जब 2 एम्पीयर की धारा होगी तब इसमें 2 एम्पीयर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब 3 एम्पीयर की धारा होगी तो इसमें 3 एम्पीयर का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब 4 एम्पीयर की धारा होगी तो इसमें 4 एम्पीयर का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब 5 एम्पीयर की धारा होगी तो इसमें 5 एम्पीयर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसका मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बल रेखाओं में वृद्धि हो रही है ना, यही तो हो रहा है। अब इसमें से देखिए क्या होगा, जब इसमें से 1 एम्पीयर धारा होगी तो इसमें से कुछ बल रेखाएं कम निकलेंगी। अब एक आपको यही तो चीज पढ़ाई है, मैंने इससे पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि फ्लक्स क्या होता है। किसी पृष्ठ से बल रेखाओं का निकलना फ्लक्स कहलाता है, या किसी कुंडली से बल रेखाओं का पारित होना वो भी फ्लक्स कहलाता है। अब फ्लक्स रेखाएं कितनी गुजर रही हैं वो तो फ्लक्स है उसका, और फ्लक्स रेखाएं बढ़ती जा रही हैं तो परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स में, घट रही हैं तो फिर भी परिवर्तन हो रहा है। बल रेखाएं उसमें से घटेंगी फिर भी परिवर्तन है, और बढ़ेंगी उसके अंदर बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए एक रिंग है इस प्रकार से, उसमें बल रेखाएं जा रही हैं। अब जैसे जैसे हम चुंबक को पास ले जाते हैं, मैंने पढ़ाया है, चुंबक को पास ले जाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी उसके अंदर, और संख्या बढ़ेगी तो परिवर्तन हो रहा है किसमें, संख्या में। तो जब संख्या में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि बल रेखाएं बढ़ रही हैं। तो आप समझिए 1 एम्पीयर की धारा जब इसके अंदर होगी तो 1 एम्पीयर की बल रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही होंगी ना, गुजर रही होंगी, हाँ गुजर रही होंगी। जब 2 एम्पीयर की धारा होगी तो 2 एम्पीयर की इसमें बल रेखाएं गुजर रही होंगी ना, गुजरेंगी। अब एक बात बताइए, धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से है, जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा इसमें फ्लक्स रेखाएं होंगी, क्या होंगी, इसमें होंगी भैया फ्लक्स रेखाएं। आप समझिए केवल, इसमें क्या होंगी, फ्लक्स रेखाएं। तो इसमें फ्लक्स रेखाएं आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगी, इस प्रकार से इसके अंदर क्या मिलेंगी, फ्लक्स रेखाएं देखने के लिए आपको मिलेंगी इस प्रकार से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके अंदर फ्लक्स रेखाएं होंगी। क्यों होंगी फ्लक्स रेखाएं? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, कहने का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ेगी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो हमने पढ़ा है फैराडे का नियम कहता है फ्लक्स में परिवर्तन किसको उत्पन्न करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को। किसको उत्पन्न करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को। जब इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो सदैव किसका विरोध करती है, जिससे स्वतः उत्पन्न हुई है। ये लेंज का नियम कहता है। जाइए आप उन टॉपिकों को पढ़िए ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीके से समझ में आ सके, समझ कि नहीं। तो आप बताइए, ये धारा तो ऐसे थी, तो एक और धारा इसके अंदर क्या हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ऐसे विपरीत। तो इसे हम कहेंगे प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। क्लियर? क्या कहेंगे इसको हम, प्रेरित धारा कहेंगे। अब एक बात कहेंगे, किसी किसी के अंदर एक विचार तो आ ही रहा होगा कि ये प्रेरित धारा सदा ही रहेगी। नहीं, सदा नहीं रहेगी। क्यों? यहां से जब चलेगी, जब यहां तक प्रोसेस होगा तब तक तो उसमें प्रेरित धारा होगी, और जैसे ही ये 5 पर पहुंचेगी बल रेखाओं में परिवर्तन बंद, फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर धारा, प्रेरित धारा जो हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। केवल कौन सी धारा रहेगी, मूल धारा रहेगी।
आएगा नहीं। अच्छा, फिर एक और जवाब आता होगा आपके अंदर, विचार आता होगा कि जब इसमें शून्य हो जाएगी, मानते इस प्रेरित धारा के कारण जो टीवी का बल्ब है वो जल रहा था, अब जब मान लीजिए हम टीवी को बंद कर देंगे तो फिर प्रेरित धारा होगी नहीं वहां पर, तो फिर कहां से जलता है वो? देखिए नहीं, जब आप बंद करोगे ना टीवी को तो उल्टा प्रोसेस होगा। पहले 5 था तो अब कितना होगा, 0 आने के लिए उसमें पहले 4 होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो बल रेखाएं घटेंगी, और जब बल रेखाएं घटेंगी तो उसमें अभी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बल रेखाओं का घटना, बल रेखाओं का बढ़ना फ्लक्स में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चाहे बढ़ने पर हो चाहे घटने पर, तो फिर भी उसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। परंतु परंतु एक बात ध्यान रखना है कि प्रेरित धारा की दिशा उस समय जो होगी वो मूल धारा की दिशा में होगी। अभी मूल धारा के विपरीत डायरेक्शन में, मूल धारा इस प्रकार से है परंतु प्रेरित धारा इस प्रकार से है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, धारा इस प्रकार से, तो इसका विरोध करेगी ना, तो इसका विरोध करने के लिए इस प्रकार से उत्पन्न हुई है ना। परंतु जैसे मैं इसको बंद करूंगा, स्विच को ऑफ कर दूंगा, तो क्या होगा, बल रेखाएं घटेंगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और इसकी किसकी डायरेक्शन में, मूल जो धारा है उसकी डायरेक्शन में। तो उस कारण से उस टीवी के अंदर क्या होता है, उस टीवी के अंदर एक प्रेरण की घटना उत्पन्न होती है, जिससे वो टीवी का जो बल्ब है वो जलता रहता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब क्या होता है कि इसकी अब डेफिनेशन की बात आती है, तो डेफिनेशन आप किस प्रकार से इसकी लिखेंगे वो समझिए। कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या है कि स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है, स्वतः ही प्रेरित हो जाना। जब किसी कुंडली में स्वतः ही प्रेरण की घटना होती है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन समझिए क्या होता है। डेफिनेशन होता है जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा को मतलब जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा बहती है, जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा बहती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्यों भाई? इसमें परिवर्तित धारा का मतलब क्या है, यानी धारा बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही है ना। तो चुंबकीय जब जब किसी कुंडली में, ये कुंडली है, ये क्या है, ये कुंडली है, कुंडली, ठीक है, ये है कुंडली आपकी। जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसकी दिशा मूल धारा के विपरीत होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यह घटना कब तक होती है? जब तक कुंडली में परिवर्ती धारा के मान को बदला जा सके, यानी जब तक परिवर्ती धारा का मान बदल सकते हैं तब तक क्या होती है, ये घटना आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर? तो इसकी यही डेफिनेशन होती है स्वप्रेरण की। ठीक है नहीं? समझ में आएगा नहीं? अब जो खुद की कुंडली के कारण क्या हो रहा है, इसमें एक स्वप्रेरण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए तो स्वप्रेरण कह रहे हैं। खुद की कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कैसी धारा? परिवर्ती। परिवर्ती का मतलब बदलती हुई धारा को प्रवाहित किया जाता है। जब किसी कुंडली में बदलती हुई धारा को प्रवाहित किया जा रहा है तो उस कारण से कुंडली में फ्लक्स रेखा में परिवर्तन होता है या फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसकी दिशा मूल धारा के विपरीत होती है। ठीक है नहीं? मूल धारा के विपरीत होती है, तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब इसकी डेफिनेशन को यहाँ पुट कर देता हूँ और उसको आप नोट कर लेना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और फिर इसका मात्रा वगैरह भी देखना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, डेफिनेशन आप इसकी नोट कर लीजिए। देखिए, जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा सदैव मूल धारा के विपरीत होती है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखा है प्रेरित धारा, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ऐसे भी होता है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, उसमें लिख भी सकते हैं। तो एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा जो होती है वो सदैव मूल धारा की विपरीत होती है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्लियर? तो इस डायग्राम है आपका, ये इसकी परिभाषा है, ये इसका डायग्राम है, आप बना सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा, एक डायग्राम और बनाना होता है। वो डायग्राम कौन सा होता है? वो डायग्राम ये होता है कि जब हम
धारा की दिशा को अगर बदल दें तो, या हाँ सॉरी, जब हम धारा को क्या कर दें, बंद कर दें, कुंडली को यहां से क्या कर दें, ऑफ, मतलब ऑफ कर दें इसको, ठीक है, अभी ऑन है, इसको ऑफ कर देंगे। जब ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, इसमें धारा की डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगी, फिर धारा की दिशा। तो आपको यहाँ पे एक नोट कर लेना है, क्या नोट कर लेना है कि जब 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 कुंजी को ऑफ किया जाता है, यानी जब कुंजी को क्या किया जाता है, ऑफ किया जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा की दिशा में होती है। क्यों होगी, क्योंकि बल रेखाएं घटेंगी तो इसका विरोध करेगा। अब मूल धारा जा रही है इस प्रकार से, परंतु ये विरोध करेगी प्रेरित धारा, तो इस प्रकार से इसका बल लगाएगी, तो यानी कि प्रेरित धारा ऐसे उत्पन्न हो जाएगी, जो पहले मूल धारा थी उसी डायरेक्शन में उत्पन्न हो जाएगी। समझ आएगा नहीं? तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। आप लिख भी लेना कि जब कुंडली की कुंजी को ऑफ किया जाता है, यानी कि बंद किया जाता है, तो क्या होता है, मतलब एक तरह से हम कुंजी को खुला छोड़ देते हैं। खुला मतलब छोड़ देते हैं, मतलब इसमें धारा प्रवाहित ना हो, है नहीं, ऑफ किया जाता है। जब कुंडली को ऑफ किया जाता है, मतलब कुंडली को ऑफ किया जाता है, तो धारा जब क्या हो जाती है, धारा तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, है ना। पर एकदम शून्य नहीं होगी, धीरे धीरे शून्य होगी, जिस कारण से बल रेखाएं घटेंगी, परंतु इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। वो किस डायरेक्शन में, मूल धारा, जो पहले मूल धारा थी उसी डायरेक्शन में इसकी धारा उत्पन्न हो जाएगी। आपकी जो तीर का निशान है वो ऐसे हो जाएगा। क्लियर? डायग्राम इसी प्रकार से आपको बनाना होगा, है कि नहीं। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला वगैरह भी देखना है। तो आपको करना क्या है, आपको देखिए इसका ये डायग्राम ये तो बनाना ही है, दूसरा डायग्राम बनाना है आपको। तो कैसे बनाना है, वहां पे आपको लिख लेना है। चलिए मैं बोल देता हूँ क्या लिखना है। लिखना है कि यदि हम कुंडली की कुंजी को ऑफ करते हैं, कुंडली की कुंजी को ऑफ करते हैं, तब उसमें कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा की दिशा में होती है। ठीक है, अब डायग्राम जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, केवल इसको हटा देना है और इसे ऑफ कर देना है। यानी कि ऑफ का मतलब समझते ही हो ना, इसे ऑफ कर देंगे, है ना, इसे ऑफ कर दिया। जब ऑफ कर दिया जाएगा तो अब इस प्रकार से धारा होगी इसके अंदर, प्रेरित धारा, इस प्रकार से प्रेरित धारा, पहले जो मूल धारा थी उसी डायरेक्शन में। अब क्या होगी, इसमें धारा नहीं होगी, ये वाली आपको इसे पता होना चाहिए। ये धारा ये वाली अब आपकी नहीं होगी, जो पहले मूल धारा थी अब वो नहीं होगी, क्योंकि अब वो धारा शून्य होने जा रही है। ठीक है ना, धीरे धीरे। तो इस प्रकार से जो पहले मूल धारा थी उसी के डायरेक्शन में उसकी धारा हो जाएगी। तो आपको ये भी डायग्राम बनाना है। क्लियर? तो ये वाला डायग्राम भी बना लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको बना लेना। ठीक है, चलिए आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं आगे की तरफ, इसका फॉर्मूला वगैरह भी हमको देखना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। अब देखिए ये जो कुंडली थी इसको हम फिर से वैसा ही बना लेते हैं जैसा था हमारा, जब हमने इसमें धारा प्रवाहित किया था, है ना। इसमें जब हमने धारा प्रवाहित किया था, अब इसमें धारा प्रवाहित है हमारी यहाँ पर। क्लियर? इसमें हमने धारा प्रवाहित किया था इस प्रकार से, तो इसमें क्या हुआ था, इस प्रकार से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, प्रेरित धारा, ठीक है, इस प्रकार से उत्पन्न हुई थी इसमें। अब देखिए हमें तो सूत्र देखना है यहाँ पर, और स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा भी देखनी है। स्वप्रेरक गुणांक अभी तक नहीं आया है, केवल हमने इसकी डेफिनेशन देखी है। तो समझिए, अब देखिए इसमें जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अब कैसे, जब मैं धारा, परिवर्ती धारा का मतलब बदलती हुई धारा इसमें दूंगा, जैसे मान लो पहले 5 एम्पियर किया, फिर मैं 6 एम्पियर किया, 7 एम्पियर किया, तो क्या होगा, इसमें फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा ना, होगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा। क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। धारा बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना, धारा बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स जो है, वो क्या होगा, धारा के समानुपाती होगा, होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार से, तो हम आप यहाँ पर जानते हैं, तो आप नीचे करके लिखेंगे वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं कि किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है नहीं, क्या होता है, किसी कुंडली में, हम जानते हैं किसी कुंडली में किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में प्रवाहित धारा की समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स है आपका फाई यू है वो समानुपाती होता है धारा की। क्लियर? धारा बढ़ेगी तो फाई भी बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा यानी कि धारा बढ़ेगी। क्लियर? अब देखिए, तो अब मैं जब इसको हटाऊंगा यहां से तो क्या होता है कि यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, इसे हम कहते हैं एल, और ये होता है आई। ठीक है नहीं? अब यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो एल जो है ना, तो यहाँ जो एल है यही होता है, जो एल है आपका यही होता है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, यही आपका क्या है, स्वप्रेरण गुणांक होता है। ये नियतांक है, ठीक है नहीं, स्वप्रेरण गुणांक होता है। ठीक, क्लियर? समझ में आया यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। क्लियर? अगर आपको एल निकालना होगा तो फाई अपॉन आई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अगर आपको यहां से निकालोगे, एल निकालोगे तो फाई अपॉन आई करना पड़ेगा। तो ये फ्लक्स के संबंध में आएगा। अगर आप यहीं से देखोगे तो क्या देखोगे, अगर एल आप यहां से निकालोगे तो फाई अपॉन आई निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा, आगे देखिए, अगर मैं काम करूं, क्या करूं कि इस जो फ्लक्स आया है मैं इसको समाकलन कर दूं, सॉरी डिफरेंशियल कर देता हूं, अवकलित कर देता हूं। ठीक है नहीं? अगर मैं इसका अवकलज कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलज करने पर, अवकलज करने पर इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष करेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, जो हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर? बराबर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आपका डी आई अपॉन डी टी। टी के सापेक्ष करना, डी अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इस प्रकार से। ठीक है? अब देखिए, आप यहां पर अगर आगे देखिए, चलिए आगे करते हैं थोड़ा सा इसको, यहां तक देखिए क्लियर है कि नहीं। चलिए, अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ा सा इसको रफ करना होगा, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा ना तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रकाश आता है। ठीक है? चलिए, इसको नोट कर लीजिए ऊपर वाले को। यहाँ तक तो क्लियर है ना। हमने क्या किया, हमने ये बताया कि जैसे मान लीजिए कुंडली है, इस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब जितनी धारा दोगे उतना फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स जो है वो आई के बराबर हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के। तो फाई बराबर हो जाएगा, इसको जब हटाऊंगा यहाँ से तो एल आ जाएगा। एल ही जो है आपका स्वप्रेरण गुणांक है। अभी हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, वो किससे निकालेंगे, मैं एक सूत्र यहाँ पर निकालने वाला, उस सूत्र से ही आप इसकी परिभाषा आसान तरीका से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो आपको करना क्या होगा, इसका देखिए हमने क्या किया कि जो फाई है ये दोनों पक्षों का, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलज कर दिया हमने, अवकलन कर दिया इसका। ठीक है नहीं? अवकलज करेंगे तो इतना हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, एल बराबर डी आई अपॉन डी टी। इसी प्रकार से होता है अवकलज इसका, टी के सापेक्ष किया, समय के सापेक्ष यहाँ पर किया है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? इसको ऊपर वाले को नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, देखिए जो हमने किया था वो इतना आया था। अब देखिए आगे क्या करना है। अब आगे आप इसको देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा क्या दिखाई दे रहा है, आपने पढ़ा था फैराडे के नियम में, कि फैराडे के नियम में पढ़ा था फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर होती है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, यानी ई के बराबर होती है। तो ये तो पूरी की पूरी वैल्यू हम लिख सकते हैं कि फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से फैराडे के नियम से आपने पढ़ा है कि ये पूरी वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा वैल्यू हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी। होगा ना, होगा। हमें तो एल निकालना है,
तो L बराबर कितना हो जाएगा, E वटे डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि मैं इस पूरे को इसके वट्टे में ले आया, केवल L निकालना है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, समझ आएगा नहीं, ये फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूला से स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी, स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा, इस L की परिभाषा निकल के आएगी। तो देखिए इसकी परिभाषा कहां से बनती है, यहां से देखिए, ये क्या है धारा, ये क्या है समय। इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से किसी कुंडली में प्रवाहित करते हैं, तो उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है उसके बराबर होता है हमारा स्वप्रेरक गुणांक। इसी प्रकार से परिभाषा हमको देना होता है। क्या देना होगा कि किसी कुंडली में प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित धारा या 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से, क्या बताया मैंने कि 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है जब किसी कुंडली में, इस कुंडली के अंदर 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड हो, 1 सेकंड में 1 एम्पियर, 1 सेकंड में 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है किसी कुंडली में, तो उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही क्या होगा, आपका स्वप्रेरक गुणांक होगा। क्लियर। अगर इसको 1 एम्पियर की प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ जब 1 रखोगे और 1 सेकंड, तो 1 से 1 कटेगा 1, तो 1 ही रहेगा, तो यानी L बराबर E रहेगा, रहेगा ना रहेगा। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक लाएगा वो स्वप्रेरक गुणांक के बराबर होगा, सिंपल। क्योंकि आप 1 यहाँ रखोगे, 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में, तो मतलब 1/1 यानी 1 एम्पियर बटे 1 सेकंड करोगे ना, करोगे यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो ये आपका डी आई अपॉन डी टी है, इसको आप ऐसे लिखिए 1 एम्पियर, कितना 1 एम्पियर बटे 1 सेकंड, 1 एम्पियर 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित करते हैं किसी कुंडली में, तो यानी इतने का वैल्यू है जी, 1 से कटेगा 1 ही आएगा ना, 1 से कटेगा 1 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा, तो 1 का तो कोई वैल्यू मतलब इसके नीचे रख देंगे तो क्या मतलब है, तो इसका मतलब है L बराबर E आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक स्वप्रेरक गुणांक के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो यही इसकी परिभाषा होती है। क्या होती है, फिर से सुन लीजिए। जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरक गुणांक कहलाता है। क्लियर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसकी परिभाषा नोट कर देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहीं पर इसकी परिभाषा नोट कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए स्वप्रेरक गुणांक की। जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरक गुणांक कहलाता है, जिसे हम L से दिखाते हैं। ठीक है नहीं, किसे दिखाया जाता है, L से। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब इसका मात्रक बीमा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका मात्रक देखेंगे और बीमा वगैरह देखेंगे और कुछ नहीं। क्लियर। तो चलते मैं इसको यहाँ से सबको साफ कर देता हूं। अब मात्रक और बीमा ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसका मात्रक की बात करते हैं। तो चलिए इसका SI मात्रक लिखिए। सबसे पहले आप SI मात्रक लिखेंगे इसका। देखिए इसका एक मात्रक होता है हेनरी। स्वप्रेरक गुणांक का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। इसको तो आपको याद ही कर लेना है, हेनरी। क्या होता है, हेनरी। ठीक है, क्लियर। एक मात्रक और होता है, यहां से निकालिए। इससे देखेंगे तो E यानी कि विद्युत वाहक बल, इसे वोल्ट से दिखाएंगे हम, तो ये हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। बट्टे में कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर वोल्ट बटे एम्पियर सेकंड है नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर बटे सेकंड। होगा नहीं होगा, इतना हो जाएगा। क्लियर। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको पलट दीजिए। जब इसको पलट दोगे तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा वोल्ट के पास, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा वोल्ट में दूसरा मात्रक दिखाना। मैं आपको यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको दूसरा मात्रक दिखाने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पर इसका दूसरा मात्रक क्या हो रहा है, तो इसका मात्रक कैसे निकलेगा, इसको ऊपर पलट दीजिए तो ये हो जाएगा सेकंड, वोल्ट सेकंड, शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है नहीं, और यहाँ हो जाएगा एम्पियर। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, और विभव डब्ल्यू क्यू। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू क्यू, ये तो होता है।
V बराबर डब्ल्यू क्यू, यानी कार बराबर होता है कार, देखिए आपका सॉरी V बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, डब्ल्यू क्यू नहीं, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो इसका हो जाएगा जूल, इसका हो जाएगा कूलम। तो वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं जूल, और बट्टे में है आपका, तो इस बट्टे में लिखेंगे कूलम, कूलम, और इनटू में सेकंड, तो इनटू में सेकंड रहेगा। क्लियर। और सबके बट्टा कितना है भैया, एम्पियर है, तो एम्पियर रखेंगे। क्लियर, एम्पियर। अब देखिए कूलम को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा जूल सेकंड, क्या हो जाएगा जूल इंटू सेकंड, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने जूल इंटू सेकंड, और नीचे कूलम हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा कूलम, कूलम इंटू एम्पियर, होगा नहीं होगा एम्पियर। क्लियर, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है, सही कर लेना उसे। तो अब देखिए ये जूल सेकंड है और ये कूलम एम्पियर है। क्लियर। अब देखिए कूलम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है ना, होता है। तो कूलम आवेश का मात्रक होता है, तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। तो आई यानी धारा, टी मतलब समय, तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा, तो जूल, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, और वटे में हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, और इनटू में क्या है आपका, देखिए एम्पियर है, एम्पियर है। क्लियर, क्या है एम्पियर। अब देखिए एम्पियर से एम्पियर गुणा करेंगे तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, तो बचेगा जूल वटे एम्पियर, एम्पियर एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो ये आपका एक आपका मात्रक बन गया, आप देख लीजिए इसे जूल बटे एम्पियर स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक होता है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं। अब इसकी बीमा वगैरह आप निकाल लीजिए। आप बीमा कहां से निकालोगे, बीमा के लिए तो मैंने बताया है आपको, यही फॉर्मूला से, इसी से निकाल दीजिए बीमा। अब चलिए बीमा निकालिए। तो बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र निकालिए। बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, जूल यानी कार्य, कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, ये कार्य की बीमा होती है, और बटे एम्पियर की जो बीमा होती है, एम्पियर की बीमा होती है वो होती है ए, क्या होती है ए, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर, होगा नहीं होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, बस रख दीजिए, इसका ऊपर चला जाएगा ये, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू, ये इसकी बीमा हो जाएगी, किसकी, स्वप्रेरण गुणांक की बीमा हो जाएगी। क्लियर, ये आपकी स्वप्रेरण गुणांक की बीमा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बीमा और मात्रक और सूत्र समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से मतलब निकाला जाता है। क्लियर, चलिए ये यहां तक आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि एक हेनरी की परिभाषा क्या होती है। एक हेनरी की परिभाषा हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं वन हेनरी की, यानी एक हेनरी का मतलब क्या होता है, इसी से परिभाषा बनाएंगे इसकी। जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक पर 1 वोल्ट होता है। यानी जब एक एम्पियर की धारा हम प्रवाहित करते हैं, तो अगर 1 वोल्ट का मतलब विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, 1 एम्पियर धारा प्रति सेकंड की दर से हम प्रवाहित करते हैं, तो 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, तो उसे हम कहेंगे 1 हेनरी, क्योंकि इसके बराबर में मिल के आएगा ना, ये जो 1 आएगा, तो उसे हम कहेंगे 1 हेनरी कहा जाता है। क्लियर, तो 1 हेनरी बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से ये 1 हेनरी की परिभाषा होती है, 1 हेनरी की। ठीक है नी, ये आपकी 1 हेनरी की क्या है, परिभाषा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक जो है पूर्णतः समझ में आया होगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और स्टूडेंट यदि आपने हमारी पिछले वाले जो वीडियो नहीं देखे उनको भी जाकर देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।